पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार देश के साथियों, हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं और हमारे सम्मानित अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, बिहार के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और आज इस विशेष प्रेस वार्ता के सम्मानित अतिथि आदरणीय अविनाश पांडे जी आपके साथ हैं। सीधा मंच पे हमारे सम्मानित अध्यक्ष राजेश राम जी हैं, वो भी आपसे बात करेंगे। मंच पे सम्मानित इस मंच पे दो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, एक तौकीर साहब हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के सचिव प्रभारी हैं, और पूनम पासवान जी हैं, वो राजस्थान के प्रभारी हैं, मंजित आनंद साहू जी हैं, एक और साथी हमारे हैं नए, आपको परिचय भी आज करा दूं, जितेंद्र गुप्ता जी नव निर्वाचित कोषाध्यक्ष अखिल बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हैं। सर्वजहां आत्मा जी हैं, महिला अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष बने हैं, प्रसाद मुन्ना जी हैं, ज्ञान जी हैं, विधि जी हैं, सब पार्टी के, और सौरभ जी हैं, सोशल मीडिया के चेयरमैन हैं। हम तीनों वर्ग दिए अपने प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह करें, पहले आपसे संवाद करें, फिर आदरणीय मुख्यमंत्री आपसे बात करें। एक निवेदन मात्र रहेगा कि संबंधित विषयों पे आपके सारे सवाल सम्मान पूर्वक किए जाएंगे। आग्रह होगा कि जो विषय है उसी संबंधित आपका सवाल होगा। आदरणीय सम्मानित आज के प्रेस वार्ता में आपसे संवाद करने आए राष्ट्रीय पटल पर इनकी पहचान है। हमारे बाएं तरफ बैठे हैं अविनाश पांडे जी, जो आपको आज की वार्ता आपके साथ संवाद करेंगे। मैं उनको अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस मंच पर विराजमान हैं हमारे सम्मानित पूर्व अध्यक्ष, काउंसिल में हमारे लीडर मदन मोहन झा जी। मंच पर उपस्थित हैं हमारे पूनम पासवान जी, जो सेक्रेटरी AICC हैं। इस मंच पर तमाम हमारे लोग उपस्थित हैं, मैं सबको अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे नवनियुक्त जितेंद्र जी हैं, जो हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। मैं उनको भी धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं आपकी समय कम लेते हुए मंचासीन सभी को मैं नाम जानता हूं, इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सभी लोग लोकतंत्र के चौथे खंभे के मजबूत करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं आप सब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया और जितने यूट्यूबर हैं, मैं उनको भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं संक्षेप में अपनी बातें रखकर मैं अविनाश पांडे जी, जो नेशनल हेराल्ड के मामले पर आपकी प्रकाश डालेंगे, क्योंकि जिस तरह से सच और झूठ की लड़ाइयां चल रही हैं और बीजेपी के लोग झूठे के प्रचार पर देश के सत्ता पर हाथ नीच है, तो उसकी पटाक्षेप आज हमारे अविनाश पांडे जी, जो यहाँ के प्रभारी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मैं उनको माइक सपोर्ट करता हूँ
कि सारी बातों को वो आपके सामने रखेंगे और आपसे विनम्र निवेदन है कि इससे संबंधित 5 से 6 सवाल आप लेंगे। हम लोग चाहते हैं कि आपकी सवाल पूर्णतः हम लोग संतुष्ट करके भेजें, इसलिए आपसे आग्रह है कि सब्जेक्ट पर आधारित सवाल होगा तो हमें उस सवाल को आपके पास पास ऑन करने में सहूलियत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश कुमार राम जी का, हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई मदन मोहन झा जी, मंचासीन मेरे साथी सहयोगी मेरे छोटे भ्राता भाई तौकीर आलम साहब, हमारी बहन पूनम पासवान जी, ये दोनों सचिव हैं AICC में और बहुत ही कर्मठ और अपने कार्यों से जिन्होंने बिहार के बाहर भी अपने नेतृत्व का और अपने कौशल का प्रदर्शन किया है। साथ ही हमारे मीडिया के चेयरमैन भाई राजेश राठौड़ जी, नवनियुक्त खजांची आदरणीय गुप्ता जी, हमारी महिला कांग्रेस की बहन प्रतिमा बहन सर्वदा, उपस्थित मंचासीन सभी सम्मानीय नेतागण, पटना जो कि हमेशा मेरे बहुत ही दिल के नज़दीक रहा है, आज माननीय कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर साथियों आप लोगों के बीच पूरे देश में जो एक आज का वर्तमान सच और झूठ की महाभारत जो चल रही है, उस महाभारत में सच का साथ, सच के साथ आप लोगों को अवगत कराने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए और आज पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अनेक ऐसे करीबन 72 जगहों पर, 72 शहरों पर, प्रमुख स्थानों पर इन 2 दिनों में कांग्रेस के शीर्ष नेता मीडिया के माध्यम से, प्रचार माध्यम से जनता तक इस सच पहुंचाने का एक बहुत ही सफलतम प्रयास करने जा रहे हैं। उसी कड़ी में मैं आप लोगों के बीच यहाँ उपस्थित हूँ। साथियों, आज आवश्यकता क्यों पड़ी कि आज विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी को पूरे देश के अंदर प्रचार माध्यम का सहारा लेकर जनता तक सच पहुंचाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? आप और हम सब जानते हैं कि ये विषय नया नहीं। पिछले 13 वर्षों से जब से सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस विषय को उठाया, नेशनल हेराल्ड अखबार जिसकी स्थापना 1937 में हमारे उस समय के ख्याति प्राप्त और अनुभवी स्वतंत्र संग्राम सेनानी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वत्र कुर्बान कर दिया, ऐसे उन महान अनुभवों के मदद से, जिसमें आदरणीय पुरुषोत्तम दास टंडन जी, आचार्य नरेंद्र देव जी और आदरणीय रफ़ी अहमद किदवई जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में जन भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मीडिया हाउस की स्थापना की, जिसे इन प्रमुख नेताओं ने, प्रमुख रूप से और भी इसके साथ जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने मिलकर अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़, इन 3 भाषाओं में जन तक के
स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज को बुलंद करने के लिए एक मीडिया हाउस की स्थापना की। मैं जानकारी आप इसलिए दे रहा हूं साथियों कि आज अगर हम देखें कि नेशनल हेराल्ड के बारे में जिस प्रकार का गैर प्रचार किया जा रहा है, और ये गैर प्रचार का उद्देश्य आप और हम सब भली भांति जानते हैं। अगर हम देखें तो ये मामला भारतीय जनता पार्टी का देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए, और जो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का, जो आज हमारे पार्टी के सिरमौर हैं, उस पर आक्षेप लगाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने का एक षड्यंत्र है। हाल ही में आपने देखा कि अहमदाबाद में एक बहुत ही सफलतम राष्ट्रीय अधिवेशन में, जहां पर कि संगठन सृजन से लेकर संगठन को अलग अलग स्तर पर जन सामान्य की समस्याओं को लेकर एक आंदोलनकारी धारदार कार्यक्रमों के माध्यम से कांग्रेस एक नए जोश में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारी सर्वोच्च नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में जो एक शुरुआत पूरे देश में करने जा रही है, निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि वो सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज पूरी तरह से डरा हुआ है। और आप जानते हैं कि जब व्यक्ति डरता है तब अपने राजनीति के पैंतरे के बारे में ना सोचते हुए किसी प्रकार से जो प्रयत्न इनका पिछले 11 सालों से सफलतम तरीकों उसको मानते हैं कि जनता की आवाज़ को, जनता की समस्याओं को, या जिन उद्देश्यों को लेकर जिस पर विश्वास रखकर इस देश की जनता ने उन्हें सत्ता सौंपी है, उस मोर्चे पर, हर मोर्चे पर पूर्ण रूप से नाकाम होने के बाद अब एक ही मकसद उनके पास में, किसी तरह जनता का ध्यान भटकाए। चाहे वो माननीय सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी पर इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाकर, चाहे नेशनल हेराल्ड जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में इन सभी महानुभावों को साथ में लेकर 3 भाषाओं में की, और जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि इस देश के लोगों तक सच्चाई पहुंचाकर अंग्रेजों की उस हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए जो लाखों स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, इस देश की जनता थी, उनको उनके स्वाभिमान के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में और हो रहे अत्याचारों के बारे में जानकारी दे सके। अगर ये वो न्यूज़पेपर है, ये वो संस्था है साथियों, जिसका योगदान इस देश की आज़ादी में एक प्रमुख भूमिका के रूप में रहा, और वही कारण था कि 1942 के आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने इस पत्रकार, इस समूह को, इन पत्रिकाओं को बैन कर दिया, जो जाके इतने घबराए हुए थे कि 1945 में ये उन्हें बैन हटाना पड़ा। आप सब पत्रकार हैं, जैसा आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, एक चौथे और बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं लोकतंत्र के। हम सब ने मिलकर संविधान बनाया, और संविधान को इस तरह से बनाया कि जहां पर किसी प्रकार का अन्याय ना हो, और देश का हर एक व्यक्ति, राजा से लेकर रंक तक, पूर्ण विश्वास के साथ में, स्वाभिमान के साथ में, निडर होकर, स्वतंत्रता के साथ यहां पर रह सके और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। अगर कुछ गलत हो रहा है, कोई अत्याचार हो रहा है, तो आवाज उठा सके। लेकिन आपने देखा होगा कि आज की वर्तमान सरकार, मैं फिर आना चाहूंगा कि नेशनल हेराल्ड का बहाना लेकर कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व को
डराने का, धमकाने का और उसके माध्यम से देश की जनता को फिर एक संदेश देने का प्रयत्न कर रही है, जहां पर कि अपने सबसे प्रिय और अपनी पसंदीदा जो उनकी आपराधिक संस्था है, जिसे मैं कहता हूं कि हमारी आपराधिक वसूली मशीन जिसको मैं कह सकता हूं, या दूसरे शब्दों में कहें तो आज खुले रूप से सब लोग जानते हैं कि आज की तारीख में इस देश का प्रवर्तन विभाग ईडी भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, अमित शाह का एक इलेक्शन डिपार्टमेंट बन के रह गया है। और इस ईडी का भले ही हम प्रवर्तन मंत्रालय और प्रवर्तन विभाग के नाम से जाने, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से खुला नंगा अलोकतांत्रिक कृत्य इस ईडी के माध्यम से किया जा रहा है। जो विपक्ष में हैं उनकी आवाज को दबाने के लिए, जो कल तक के सख्त ज्यादा भ्रष्टाचारी थे उन्हें उसका डर धमकाकर, और जिस समय वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो एक वॉशिंग मशीन के रूप में वो पवित्र हो जाते हैं और धन्य करते हैं उस ईडी का, जो उन्हें आंख दिखाकर और फिर उनकी असली जगह पर उन्हें बैठा देती है। साथियों, उठाकर देखिए वो डाटा, अगर 100% में से पिछले 12 सालों में मात्र 1% ईडी डिपार्टमेंट के केसों का फैसला हुआ जहां पर कि अपराधियों को सजा मिली, बचे कितने? 99। 98% केस वो हैं जिन पर आज तक ना निर्णय हुआ, लेकिन जो केसेस जिन पर हुए हैं वो सभी राजनीतिक प्रतिद्वंदी, विपक्ष के नेता या विपक्ष के वो लोग हैं जिन्होंने इस सरकार की असलियत को, इस सरकार को ऐना दिखाने का काम और जनता तक उनके कुकृत्यों को पहुंचाने का कार्य किया हो। और उनका प्रयोग उन 98%, 98% लोगों पर आज भी चल रहा है कि उन लोगों को डरा के, धमकाकर, पैसे वसूली कर या किसी प्रकार से आतंकित कर उनको घर पे बैठा दिया जाए। आज आप लोगों के बीच में आया हूं नेशनल हेराल्ड के इस संस्था को, जो कि हमारे इस देश की धरोहर है, जिसकी स्थापना माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की, जिसे इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने खून पसीने से सींचा, आज उसके माध्यम से जिसका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, एक मीडिया के रूप में सिर्फ मैं आपके साथ में यहां बैठा नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस की ओर से माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की ओर से, माननीय राहुल गांधी जी की ओर से आपसे कुछ साझा करने के लिए आया हूं और आपकी मदद चाहता हूं। क्योंकि मीडिया के आप भी एक महत्वपूर्ण अंग हैं। आज 1937 में जो प्रासंगिक था, आज भले ही वो प्रासंगिक ना हो, लेकिन आज भी हिंदुस्तान और माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी इस देश के दूसरे स्वतंत्रता की लड़ाई में जुटे हुए। कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, जब माननीय सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर में ईडी का हमला हुआ तो किसी एक व्यक्ति के समर्थन में नहीं गए थे साथी। गांधी परिवार आज इस देश की लड़ाई का, इस देश के विपक्ष का, इस देश के सामान्य गरीब का, किसान का, हमारी बहनों का, मातृशक्ति का, बेरोजगार युवकों का, छोटे छोटे दुकानदारों का, छात्रों का, ओबीसी, एसटी, एससी, हमारे माइनॉरिटी भाइयों का, आज हर एक के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में बिना किसी डर के आवाज उठाने का काम अगर इस देश में वाकई में कोई नेता कर रहा है तो साथियों आप सब इसके गवाह हैं। मोदी की आंख में आंख डालकर, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो सड़क हो, माननीय राहुल गांधी जी
और उनके नेतृत्व में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ऐसे दसों हमले हो जाएं, हम डरने वाले नहीं हैं। साथियों, जिस आवाज को लेकर जब इस देश की जनता ने यह महसूस किया और एक मायूसी का वातावरण पूरे देश में छाया हुआ था, किसान आत्महत्या कर रहे थे, आंदोलन करने वाले 800 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या, उनकी मौतें वहां पर हो गई, शहादत उन्होंने दे दी। उसके बावजूद भी मोदी जी के कानों में जू नहीं रेंगी और उन पर अत्याचार करने के बाद जब देखा कि पूरे देश का माहौल बुरी तरह से विरोध में भड़क रहा है, तो उन्हें उन 3 काले कानूनों को वापस ही नहीं लेना पड़ा। लेकिन उस समय भी उनने जो आश्वासन दिया था साथियों, वो खतरा आज भी टला नहीं। कहना मैं ये चाहता हूं कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, नेशनल हेराल्ड एक ऐसा सिंबल बना हुआ है इस लड़ाई का, जिसमें माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और गांधी परिवार के हर एक सदस्य का, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, गांधी परिवार के हर सदस्य में जो राजनीति में हो या भले ही ना हो, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें आतंकित कर कर देश के कांग्रेस जनों के बीच में ये संदेश देने का जो असफल प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम उसका घोर निषेध करते हैं। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो आरोप लगाए हैं, अगर आप देखें तो वाकई में हास्यास्पद है, ये विडंबना है कि आरोप क्या लगाए हुए हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग में पैसों की आवश्यकता होती है, कैश की आवश्यकता होती है। लॉन्ड्रिंग मतलब उसकी अफरा-तफरी, उसे जैसे वो नेताओं की लॉन्ड्रिंग करते हैं। आजकल भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से जितने भी कुकृत्य करने वाले देश के नेता हैं, उनको लॉन्ड्रिंग कर कर वॉशिंग मशीन में धुलाते हैं। यहां पर उनका आरोप है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई। साथियों, मैं आपको बतला दूं कि एजेएल, जो कि 1937-38 में जिसकी स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत ये 3 अखबारों का प्रकाशन शुरू हुआ, चलते चलते घाटे के कारण और अखबार नहीं चला पाने के कारण, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण एक जैसा घाटा चल रहा था। लेकिन हमारी राष्ट्रीय धरोहर होने के नाते और कांग्रेस निश्चित रूप से इस पत्रिका के बारे में पूर्ण रूप से समर्पित होने के कारण कई वर्षों तक 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे चेक्स के माध्यम से कर्ज दिया गया। और जब ये एहसास होने लगा कि हमारे वहां पर काम कर रहे कर्मचारी बिजली के बिल, किराया ये जब नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे अवसर पर कानूनी सलाह के अनुसार देश में और पूरी दुनिया में जिस प्रकार की प्रचलित चलन है, एक धर्मदाय संस्था यंग इंडिया के नाम से एक कंपनी बनाई गई, जिसने 50 लाख रुपए के साथ में जो करीबन 90 करोड़ का 900 करोड़ का जो 90 करोड़ का जो लोन था, उसे ग्रहण कर और इस संस्था को कायम रखकर आगे चलाने का प्रयत्न, मदद, सहयोग ऐसी संस्था के माध्यम से जहां पर ना ही कोई पैसे का लेन देन है, ना कोई पगार है, ना किसी प्रकार की उसका लाभ कोई ले पा रहा है। और ऐसी जगह पे जहां पर वो मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं कि जहां पर ना ही संपत्ति किसी प्रकार से नेशनल हेराल्ड की संपत्ति किसी प्रकार से हस्तांतरित हुई, ना ही किसी प्रकार के पैसों का लेन देन हुआ। और जो कानूनन तरीके से, जो कानूनन विद्वान लोगों ने जो एडवाइस किया, उस प्रकार से
इस नई कंपनी में 4 प्रमुख शेयर होल्डर बने। उस समय तब की तत्कालीन हमारी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, तत्कालीन हमारे कोषाध्यक्ष आदरणीय मोतीलाल वोरा जी, तत्कालीन महासचिव आदरणीय ऑस्कर फर्नांडिस जी और तत्कालीन महासचिव आदरणीय राहुल गांधी जी। ये 4 शेयर होल्डर्स बने और 2 शेयर होल्डर्स आदरणीय सुमन दुबे जी और हमारे दूसरे हमारे साथी जो हैं सैम पित्रोड़ा जी, ये 2 गैर शेयर होल्डर जिनके पास कोई शेयर नहीं है, डायरेक्टर अपॉइंट। साथियों, ये कहानी शुरू होती है 1912 से। 1912 में विद्वान माने जाने वाले बहुत ही नोन अधिवक्ता आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी, इन्होंने इस बारे में 2012 में शिकायत की कि ये गैर व्यवहार हुआ है, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, ये हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जो कि नेशनल हेराल्ड की है, एजेएल की है, उसे हथियाया गया है। एक बात बता दूं साथियों, आप रोज सुनते होंगे भारतीय जनता पार्टी अलग अलग मीडिया के माध्यम से ये कुप्रचार करने में लगी हुई कि 5000 से भी ज्यादा की संपत्ति एजेएल की है, जिसे यंग इंडिया ने हड़प लिया, जिसे कांग्रेस के आदरणीय सोनिया जी और राहुल गांधी जी ने हड़प लिया। वाकई में हास्यास्पद है। मोदी सरकार की ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद जो मूल्यांकन किया 2015 में, और जहां पर 483 करोड़ का मूल्यांकन किया गया, लेकिन उसमें भी बता दूं वो भी हास्यास्पद है, क्योंकि 6 जगहों पर एजेएल की प्रॉपर्टी में, जानबूझ के थोड़ा विस्तार में आपको बताऊं कि उद्देश्य मेरा आज, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, बंबई और इसके बाद में आप देखेंगे तो ये संपत्तियां दिल्ली, पंचकुला, पटना और इंदौर। और इसमें बता दूं कि सिर्फ एक ही जगह प्रॉपर्टी है जो कि फ्री होल्ड है, वो है लखनऊ की। बाकी सभी जगह की प्रॉपर्टी लीज होल्ड है। अब मुझे बतलाइए कि जिस लीज होल्ड प्रॉपर्टी को लंबे समय के लिए अगर किसी से लिया हुआ है तो उसको आप कैसे हस्तांतरित कर सकते हैं? हास्यास्पद है। लेकिन जिस आधार पर, जिस विश्वास के साथ 2014 के बाद में इस देश के लोगों ने एक जुमला पार्टी के रूप में, अभी तक भी कई लोग उस पर अंधविश्वास कर दौड़ रहे हैं और ये भूल गए कि उस पर चलते हुए इस देश की का भाईचारा, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब, इस देश के में बढ़ता हुआ बेरोजगारी, इस देश की आसमान छूती हुई महंगाई, इस देश की जर्जर होती हुई अर्थव्यवस्था, इन सभी इस देश को कहां ले जा रही है? आज भी कई लोगों की आंखें बंद हैं और विश्वास कर रहे हैं कि जिस प्रकार का प्रचार माध्यम से गैर प्रचार करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसी चीज के कुछ स्पष्टीकरण देने के लिए मैं आप लोगों के बीच आया हूं। साथियों, मैंने कहा 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने तकरार की इलेक्शन कमीशन के साथ। उनकी शिकायत को इलेक्शन कमीशन ने निरस्त कर दिया। उस निरस्त करने के बाद आप देखेंगे कि 2015 में फिर ये शिकायत ईडी के पास की गई और ईडी के पास में फाइल केस पहुंचा दिया गया, फाइल को बंद करके रख दिया गया। 2020 आया, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने मोदी जी के ऊपर में पूर्ण रूप से आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज शुरू की। 2021 में फिर से इसको शुरुआत कर दी गई और जिस का फैसला पहले हो चुका था उसे फिर से रीओपन करके उसकी शुरुआत कर दी गई। 2023 में आपने देखा होगा कि माननीय सोनिया गांधी जी को
34 घंटे और आदरणीय राहुल गांधी जी को 64 घंटे ईडी ने बुलाकर बिना खाना पानी दिए हुए सिर्फ देश की जनता को यह संदेश देने के लिए कि भले ही आप कितने भी बड़े नेता हो, भले ही कितने लोकप्रिय हो, भले ही आपने इस देश के स्वतंत्रता से लेकर इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी हो, भले ही आप उस राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी के सपूत हों, भले ही जवाहरलाल नेहरू के वंशज हों, लेकिन आज आरएसएस की, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की, अमित शाह का साम्राज्य है और उसमें आपको जो हम बोलते हैं वही कानून कहलाएगा। आप गौर करेंगे कि क्या इस प्रकार के हस्तांतरण, इसे हस्तांतरण कहते हैं, हस्तांतरण इससे पहले नहीं हुआ? अगर छोटा सा मैं उदाहरण आपको बताऊं साथियों, तो आप भी हंसेंगे कि इससे भी बड़े बड़े हस्तांतरण इससे पहले हो चुके और इस बीच में ही हुए। एक छोटा सा उदाहरण मेरे नज़र में आया जिसे यहाँ पर उल्लेख किया गया है और मैं आपको ये कागज जिसमें दे रहा हूँ, आप सबको एक 10 मिनट के अंदर आप सबके पास में दूंगा, क्योंकि उद्देश्य है कि इसमें कुछ तकनीकी चीजें जो अगर मैं गलत हूं तो आप जरूर बोल सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है, संविधान झूठ बोल रहा है, पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर सच है तो जरूर एक मीडिया हाउस को बचाने में और उसके माध्यम से संदेश पहुंचाने के लिए मैं आपकी मदद चाहूंगा। एक कंपनी है रुचि सोया, जिसे बाबा रामदेव जी ने, पातंजलि जी ने खरीदा था। पातंजलि उनकी कंपनी है, आप जब जानते हैं, रामदेव बाबा जी को आप जानते हैं। एक शब्द भी कहीं उठा। एक दूसरा उदाहरण बता दूं, मोदी सरकार ने वोडाफोन के 36,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। 36,000 करोड़ रुपयों को माफ किया गया और यहां तक कि उसका स्वामित्व भी हाथों में ले लिया, जो अब 22.6% से बढ़कर अब आज की तारीख में 48.99% हो गया है। क्या यह कानूनी है? जहां पर 36,000 करोड़ रुपए माफ भी कर दिए गए, यहां पर मात्र 90 करोड़ रुपयों के लिए ये शेयरों को, क्योंकि वो संस्था चलती रहे, जो प्रकाशन चल रहा है, आज भी नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन चल रहा है, आज भी नवजीवन प्रकाशित हो रहा है, आज भी हमारा कौमी आवाज जो है, आज भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी उपस्थिति दर्ज किए हुए है। लेकिन 36,000 करोड़ रुपए माफ कर देंगे, वहां पर जू भी नहीं रही। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि जो मैंने आपसे कहा कि 1937 में शुरुआत हुई और छोटे छोटे चेक से जब संस्था घाटे में थी तो कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की संस्थाओं की तरफ से उसे लोन दिया गया और इसके बाद में उस लोन के एवज में उस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए उसकी लायबिलिटी जितनी थी वो इस कंपनी ने ले ली। ना ही कोई संपत्ति ट्रांसफर हुई, ना ही एक पैसा माननीय सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी ने पगार, चाय, पानी या लाभ के रूप में। एक और बदलाव दूसरा जो धर्मदायी संस्थाएं होती हैं, ये एजीआई जो है, जो यंग इंडिया जो है, ये धर्मदायी संस्था है, जिसमें पहली बात ये होती है कि बिना प्रॉफिट के, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसमें किसी प्रकार से मुनाफा ये उसका उद्देश्य नहीं होता, सेवा भाव इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। और इसी के चलते हुए कोई भी डायरेक्टर ने एक पैसे भी अभी तक के उसमें छुआ तक नहीं, ना कहीं उनको मुआवजा कभी मिला है। मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई? ना संपत्ति ट्रांसफर हुई, ना पैसा ट्रांसफर हुआ, ना कोई लाभ ट्रांसफर हुआ, ना कोई उससे फायदा आपको मिला। और एक चीज बता दूं कि सिर्फ लखनऊ की एक जो हमारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है संस्था की, उसके अलावा लीज होल्ड प्रॉपर्टी जिसमें से 1 इंच भी आप नहीं बेच सकते, ये उसकी बिल्कुल प्राथमिक कंडीशन है, उसका प्राथमिक उसकी अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहला उसका नियम है
तो साथियों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि इन सब बातों के बाद एक चीज़ गौर करें कि देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए इस देश के अंदर में एक प्रकार से तानाशाही वातावरण को और ज़्यादा मजबूती की ओर बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करते हुए अपने सभी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, और आप सब जानते हैं कि आज की तारीख में माननीय मोदी जी हों या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, अगर रात में भी अगर किसी को हिला के अगर मोदी जी को उठाए तो उनके मुंह पे जबान पे एक ही नाम होता है, और वो नाम क्या है? राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। क्योंकि वे जानते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस की वो सोच, कांग्रेस का वो खून पसीना त्याग इस देश के एक एक गांव के कण कण में बसा हुआ है। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन ये परिस्थिति वो भी जानते हैं कि ज्यादा दिन झूठ नहीं टिक सकता, झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। और आज वो देख रहे हैं कि माननीय राहुल गांधी जी एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा नौयुवक जिसके ऊपर दसों प्रकार का दबाव तंत्र, आतंक करने का डर, सब प्रकार से कोशिश कर रहे, लेकिन टस से मस ना होते हुए सच्चाई के मार्ग पर जनता की आवाज को लेकर, जनता की भावनाओं को लेकर सिर्फ पार्लियामेंट में बैठकर नहीं, ना ही सिर्फ जनसामान्य जो हमारी रैलियां होती हैं या जन संबोधन होते हैं, लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से मुंबई तक 10,700 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा जो व्यक्ति लाखों कार्यकर्ताओं के साथ जन भावनाओं को साथ में लेते हुए गरीब किसानों को, गरीब महिलाओं को, जिनका उत्पीड़न हुआ, ऐसी बहनों को गले लगाते हुए उन युवकों का एक आशा और उम्मीद की किरण बनकर जो पढ़ा लिखा नौजवान जो आज बेरोजगार घूम रहा है, या उस उत्पीड़ित दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज के वो लोग जो आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, अगर उनकी आशा और उम्मीद बनकर जो व्यक्ति ने अपने आप को एक तपस्या के रूप में आंधी, तूफान, बर्फबारी, बरसात, हर प्रकार के मौसम में बिना रुके जो चलता रहा, निश्चित रूप से इस देश की जनता ने उसे अपने दिल में तो बैठाया है। जहां पर चाहे वो लाडली बहन हो, चाहे किसानों की दुगनी आमदनी हो, या 2 करोड़ रोजगार, युवकों को रोजगार की बात हो, या 15 लाख रुपए बैंक में जमा करने की बात हो, इन बातों को जब इस देश की जनता समझ गई है, तो आज चुनाव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिस संस्था पर होती है, आज आपने और हमने सबने देखा कि किस प्रकार से चुनाव आयोग को अपना एक दूसरा राजनीतिक टूल बनाकर, अपना एक दूसरा अग्रिम संगठन बनाकर, आपने खुद देखा कि हरियाणा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, जहां पर खुले रूप से आज भी चुनाव आयोग 60 लाख मतदाता महाराष्ट्र में कहां से आए उसकी जानकारी झूठ बोलता है कि हम ये जानकारी आपको नहीं दे सकते। मतदाताओं की सूची की जानकारी अगर चुनाव आयोग नहीं दे सकता, तो साथियों आप जान सकते हैं कि वह उस चुनाव आयोग की क्रेडेंशियल्स, उसकी विश्वसनीयता कितनी हो सकती है। पार्लियामेंट के अंदर चुनाव आयोग में जाकर तो फर्जी वोट, फर्जी चुनाव की मशीनें, वोटर्स की मशीनें, वोटर्स की भावनाओं को अगर इस प्रकार से खिलवाड़ गया, और अगर इन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर से अगर लोगों का विश्वास उठ गया साथियों, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। मैं आप लोगों का हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं साथियों। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आखिरी दम तक नेशनल हेराल्ड
या हमारे शीर्ष नेतृत्व पर अगर लोगों को गुमराह करने की कोई भी कोशिश माननीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी या ईडी करती है, तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं की भाषा में आने वाले दिनों में हम देखेंगे। ये सरकार आजीवन रहने वाली नहीं है, सरकारें बदलेंगी, और जिसका एक उदाहरण आप खुद बिहार में देखेंगे। और आने वाले दिनों में लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तत्पर है। और आज इस नेशनल हेराल्ड को लेकर जो हमारे पूर्वजों के और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों के साथ के द्वारा जो अत्याचार हो रहा था, उस अत्याचार के विरोध में जिसने आवाज उठाई, हम कटिबद्ध हैं, ना ही हम डरने वाले हैं। और ऐसे लोगों से तो नहीं जिन्होंने जब ये स्वतंत्रता संग्राम की आवाज उठा रहा था, तो आज जो आरोप लगा रहे हैं, हम जानते हैं वो कौन लोग हैं। ये वही आरएसएस और वही ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर और स्वतंत्र संग्राम के उस सेनानियों के विरोध में मुखबिरी कर रहे थे। तो आपको लगता है कि जब हम तब नहीं डरे तो क्या आज हम डरेंगे? कदापि नहीं। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और हमारी सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन और उनके संरक्षण में इस देश का, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जन जागृति करेगा, घर घर हम जाएंगे। इसको लेकर आने वाले दिनों में राज्य स्तरीय रैलियां हर प्रदेशों के राजधानियों में की जाएगी, हेडक्वार्टर्स में की जाएगी, और उसके बाद में देश के हर जिलों में इसी मुद्दे को लेकर हम जाएंगे। और जो वास्तविकता आज मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की, जिसे लिखित रूप में आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल माध्यम से तो मिलेगा ही, लेकिन मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राजेश जी से कि कृपा करके मदद करें। और इसमें हमने एक दिया हुआ है, सच क्या है और झूठ क्या है। झूठ का प्रचार क्या हो रहा है, उसके सामने में सच क्या है और सच्चाई। इसके चलते हुए कोई भी आपका प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समाधानकारक जवाब दे सकूं। निवेदन यही रहेगा कि इसे नेशनल हेराल्ड से ही जोड़कर रखें तो ज्यादा बेहतर। आपने कहा सरकारें बदलेंगी, बिहार में अभी देखा जाएगा, लेकिन बिहार में तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस आरजेडी का झोटा हुआ पार्टी है। बहुत दूर नहीं है, समय ज्यादा बचा नहीं है, घोड़ा और पानी नजदीक है। हम खुद देखेंगे कि क्या हो रहा है और बहुत जल्दी आपको इसका नतीजा देखने मिलेगा। आप कहते हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बार बार नेशनल हेराल्ड का मुद्दा उठा दिया जाता है, तो अभी कौन सा ऐसा मुद्दा आपको लग रहा है जिसे ध्यान भटकाने के लिए उठाया गया? क्या वक्फ बोर्ड बिल वाला है? क्यों सिर्फ वक्फ बोर्ड ले रहे हैं? देश के बेरोजगार की रोजगारी कहाँ है? देश में मूल्य का रुपए की जो मूल्य गिर रहा है वो कब रुकेगा? देश के अंदर में औद्योगिकरण के नाम पर जो कारखाने और बंद हो रहे हैं वो कब खुलेंगे? देश में जो महंगाई आसमान छू रही है, सामान्य जनता, किसानों को 2 टाइम की रोटी नहीं हो रही है, उस पर कौन जवाब देगा? देश की सड़कें, देश की शिक्षा, देश का स्वास्थ्य कैसे सुधरेगा? देश में जो आपने 15 लाख रुपए देने की बात की थी तो वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन देश में जो वादा आपने किया था लाडली बहन के नाम पर लोगों को, हमारी बहनों को मदद करने की, और जो आज उनको लाठी मारकर और लात मारकर उन्हें दूर कर दिया जा रहा है, उस पर प्रश्न कौन पूछेगा? साथ ही अनेक ऐसे प्रश्न हैं जो लोग भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं। आज आपको ये महसूस हो सकता है कि आज जो एक भाईचारे का वातावरण था, कोशिश की जा रही है कि रोज जिम्मेदार मुख्यमंत्री, मंत्री, यूनियन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, एमपी, वो आज उनका वक्तव्य आप सुनेंगे तो हिंदू मुसलमान से हटकर आपको कहीं पर किसी प्रचार माध्यम या कहीं पर इससे हटकर कोई चीज दिखती है? क्यों चर्चा नहीं होती कि इस देश के अंदर में जो रोजगारी थी वो आज सबसे ऊंचे स्तर पर है? क्यों ये चर्चा नहीं होती कि आज जो भाव अनाज के थे वो आज आसमान छू रहे हैं?
इस चीज की चर्चा क्यों नहीं होती कि जो निजी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनको और बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो सरकारी संस्थाएं थी जहां पर भी गरीब का, किसान का, मजदूर का बेटा पढ़ा करता था, वो सब बंद हो रही है। ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया जा रहा कि आज स्वास्थ्य के नाम पर जो वादा आपने किया था वो वादा तो छोड़ दीजिए, लेकिन मैं खुद आपके ही माध्यम में देखता हूं कि गरीब, बीमार, किसान और वो है अस्पताल में अपनी मां को लेकर, अपने मृत शरीर को लेकर और कंधे पर लेकर जा रहे हैं। तो साथियों, भटकाने का बहुत ये है, कभी वक्फ ला दिया, कभी मंदिर ला दिया, कभी मस्जिद ला दिया, कभी कुंभ ला दिया, कभी मेला ला दिया। सो इस प्रकार से आप देखेंगे तो इस देश के अंदर में सिर्फ बांटो और राज करो और लोगों का ध्यान प्रमुख मुद्दों से हटाते रहो, चाहे फिर वो हेराल्ड हो, चाहे वो वक्फ हो, चाहे वो मंदिर और मस्जिद और ईद हो। हर इसमें आप देखेंगे किसी प्रकार से तनाव समाज के बीच फैलाकर और प्रमुख मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया। थैंक यू। आप सब लोगों को पर्चा दे दिया।